Welcome on Easy Learning. Now, in this part of the video, I am going to explain about the story of poetry. तो पहले हमने देखा था कि किस तरीके से जॉन किट्स के बारे में बताया गया था। अब इस जॉन किट्स में जो हमने देखे थे कुछ, जैसे कि आपका यहाँ पर में पहले वाले जो यहाँ पे कपलेट का यूज़ किया गया है, हस्ट कोल्ड रोटेड फ्लावर्स फ्रैग्रेंट आइड एंड ब्लू सिल्वर वाइट एंड बडेड टैरन। अब इसके बाद देखते हैं। As we proceed further, we find Queen Victoria ascending the throne. कहते हैं जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्वीन ऑफ विक्टोरिया को पाते हैं जो कि गद्दी पे बैठती है। Ascend means गद्दी पे बैठना। The period from 1837 to 1901 witnessed some important events: the rise of democracy, the expansion of the British Empire, and the progress of science and technology. 1837 से लेकर 1901 तक की जो एक अवधि है या पीरियड है, इसने कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स को गवा दिया है। इसमें लोकतंत्र की उदय होती है, राइज ऑफ डेमोक्रेसी, जो ब्रिटिश साम्राज्य है इनका विस्तार होता है, और साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी प्रगति होती है। ए नंबर ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। कहते हैं बहुत सारे ऐसे आविष्कार होते हैं, खोज होते हैं जो इस पीरियड में होते हैं। The most significant of them was the Darwin's theory of the origin of a species. इसमें से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है जो चार्ल्स डार्विन की जो origin of a species है उसके ऊपर दिया हुआ है। It has the greatest impact on the age, और इसने इस एज को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। It challenged the biblical version of the creation and shook people's faith in Christianity. Despite this romantic tradition continued in the later part of the 19th century, however, the rise of democracy and the expansion of the reading public changed function of poetry. It came to be related more to life than the romantic. इसने क्या किए थे, तो बाइबल में जो लिखे गए वर्जन थे कि ह्यूमन बीइंग जो है वो आपके गॉड का क्रिएशन है, ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन जो है गॉड का है, उसको चैलेंज कर दिया था। किसने चैलेंज किया था? तो ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज जो बुक थी डार्विन्स की, उसने, क्योंकि डार्विन्स के अनुसार से जो ह्यूमन बीइंग है वो किसी गॉड का क्रिएशन ना होकर के इनका जो क्रिएशन है वो बिल्कुल एनिमल से हुआ है। एंड क्रिएशन एंड शुक पीपल्स फेथ, और इस चीज ने मतलब जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के जो बुक पढ़ने के बाद लोगों के विश्वास को बिल्कुल डगमगा दिया था, क्रिश्चियनिटी के जो विश्वास है उसके ऊपर, क्योंकि क्रिश्चियनिटी मानते थे कि लोगों का निर्माण जो है वो गॉड से हुआ है। डिस्पाइट दिस रोमांटिक ट्रेडिशन कंटिन्यूड इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। कहते हैं इसके बावजूद भी जो रोमांटिक परंपरा है वो 19th सेंचुरी के बाद के भी हिस्सों में जारी रही। However, the rise of democracy and the expansion of the reading public changed function of poetry. फिर भी जो लोकतंत्र की जो उदय है और साथ ही साथ में जो पब्लिक में जो पढ़ने की जो विस्तार है, इसने पोएट्री की जो फंक्शन है उसको बदल दिया। It came to be related more to life than the romantic. और अब रोमांटिक की तुलना में अब ये लाइफ से ज़्यादा संबंधित हो गया। The representative poets of his Alfred Tennyson, कहते हैं इस एज के जो प्रतिनिधि पोएट्स हैं उसमें अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड मैथ्यू आर्नल्ड गेव वॉइस टू द कॉमन मैन्स डाउट्स, फियर्स एंड डिस्ट्रैक्शंस। इसमें आपके अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग और मैथ्यू आर्नल्ड हैं। ये कॉमन मैन्स की जो शक है उसके बारे में बताते हैं, उनके जो डर है और उनके जो डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन का मीनिंग जब हमारा ध्यान कहीं भटक जाता है। एट द सेम टाइम they reassured them that all was right with the world. और एक ही साथ वे उन लोगों को यह भी विश्वास दिलाते हैं कि दुनिया में जो भी कुछ है वो सब ठीक है। That all was right with the world. Tennyson's poems and well-known elegy in memoriam make an attempt to reconcile the conflicting claims of science and religion. Tennyson के जो पोएम हैं, जो जाने माने एलिजी हैं इन मेमोरियम, ये एक ऐसा प्रयास करते हैं कि रिलीजन और साइंस के बीच में जो एक क्लेम किया हुआ जो संघर्ष चल रहा है उसके बीच में निपटारा किया जाए, उसको निपटा दे, रिकंसाइल कर दे। ब्राउनिंग्स पोएट्री मेड यूज ऑफ ए न्यू टेक्निक नोन एज ड्रामेटिक मोनोलॉग। कहते हैं ब्राउनिंग की जो पोएट्री है इसने एक नई टेक्निक का यूज किया है
ड्रामेटिक मोनोलॉग को जानने के लिए। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होते हैं? जिसमें एक सिंगर स्पीकर बोलते ही रहते हैं, उसी को ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्लोर द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पोएट हिमसेल्फ। इसका इस्तेमाल किया जाता है कि किसी भी पोएट की जो फीलिंग है और थॉट है उसको बताने के लिए या उसको खोजने के लिए। Arnold describes poetry as the criticism of life. His Saurav and Rustam, The Scholar Gypsy, and some memorable poems, Dover Beach, expresses the doubts and frustrations of the age. At the same time, he insists on a code of conduct. For him, the object of poetry is to make men happy. आर्नल्ड की जो पोएट्री है वो लाइफ के जो विवेचना है, क्रिटिसिज्म है, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। उनका जो वर्क है सौरभ और रुस्तम है, साथ में स्कॉलर जिप्सी हैं, ये कुछ यादगार पोएम्स हैं। और कुछ यादगार पोएम्स अगर देखा जाए तो डॉवर बीच क्या करते हैं, जो शंका है और उस एज की जो फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है, उसके बारे में व्यक्त करते हैं या बताते हैं। और एक ही साथ वह कोड ऑफ कंडक्ट पे भी जोर डालते हैं। फॉर हिम द ऑब्जेक्ट ऑफ पोएट्री इज टू मेक मैन हैप्पी। उनके अनुसार से पोएट्री की जो एक वर्क है या ऑब्जेक्ट है या कर्म है वो ये है कि मैन को हैप्पी करना है, मैन को अनहैप्पी नहीं करना है। Besides these poets, Dante Gabriel Rossetti, William Morris, A.C. Swinburne, C.G. Rossetti also deserve our attention. इन पोइट्स के अतिरिक्त या अलावा डेंटी गैब्रियल रॉसेटी, विलियम मॉरिस, A.C. Swinburne और C.G. जो रॉसेटी है, ये हमारे ध्यान को जो है वो खींचते हैं या डिजर्व करते हैं। दे आर नोन एज द प्री रैफेलाइट्स। वे प्री रैफेलाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। द टर्म ओज इट्स नेम टू अ स्कूल ऑफ पेंटिंग। मतलब इनका नाम जो प्री रैफेलाइट्स पड़ा वो ये पड़ा कि ये पेंटिंग स्कूल के नाम के अनुसार से इनका नाम दिया गया। कॉल्ड द प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, जैसे कि प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड भी कहा जाता था। इट एम्ड टू रिवाइव इन पोएट्री, यह पोएट्री में जिंदा रहने के लिए एम किया गया। द आइडियल्स ऑफ पेंटिंग, ताकि पोएट्री में ही पेंटिंग को भी यूज कर सकें, सिंसियरिटी को भी यूज कर सकें, सिंप्लिसिटी को भी यूज कर सकें और जीवन की सच्चाइयों को भी यूज कर सकें। दैट इंस्पायर्ड द इटालियन पेंटर्स बिफोर राफेल, जिसने कि राफेल से पहले इटालियन पेंटर्स को भी प्रेरित किया था। इन द वर्क्स ऑफ दिस पोएट्स देयर इज अ स्ट्रेस ऑन ब्यूटी एंड इंटरेस्ट इन मिडल एजेस। कहते हैं इन पोएट्स के जो वर्क है ये क्या करते हैं तो ब्यूटी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डालते हैं, मिडल एजेस के इंटरेस्ट के ऊपर भी। और जो पिक्टोरियल क्वालिटी होती है, पिक्टोरियल क्वालिटी में जो वर्ड का यूज किया जाता है उसमें पिक्टोरियल क्वालिटी का मीनिंग है कि पिक्चर को दिखा करके किसी चीज को बताना। जेरार्ड मैनली हॉपकिंस इज अ पोएट डिफरेंट फ्रॉम हिज एज। कहते हैं जेरार्ड जो मैनली हॉपकिंस है ये इस पोएट के या इस युग के जो है बहुत ही अलग पोएट है। हिज पोएम्स वर पब्लिश्ड इन 1918 आफ्टर हिज डेथ। उनका पोएम्स जो है वो उनकी डेथ के बाद 1918 में प्रकाशित किया गया था। हिज पोएम्स नॉर्मली डील विद रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सामान्यतः उनके जो पोएम्स है वो लाइफ की जो एक धार्मिक जो पहलू हैं उनके बारे में बताते हैं। सम ऑफ हिज पोएम्स लाइक पाइट ब्यूटी, पोट्री नेचर, उनके जो कुछ पोएम्स है जैसे कि पाइट ब्यूटी है वो नेचर के बारे में बताते हैं। बट ही सर्टनली टर्न्स अवे फ्रॉम द रोमांटिक स्टाइल ऑफ पोएट्री। लेकिन वो सर्टनली का मीनिंग वाकई में वो रोमांटिक जो स्टाइल थी पोएट्री के उनसे वो दूर चले जाते हैं। His imagery and rhythm are quite modern and has influenced many poets of the 20th century. उनकी जो इमेजरी और रिदम है वो बिल्कुल मॉडर्न होती है और साथ में इसने 20th सेंचुरी के जो बहुत सारे कवि या पोइट्स हैं उनको भी प्रभावित किया है। इंग्लिश पोएट्री इन द 20th सेंचुरी इज वैरिड इन थीम। 20th सेंचुरी में इंग्लिश पोएट्री जो है वो थीम में बहुत अलग अलग होते हैं, बट मोर सेंसिटिव टू द न्यू क्राइसिस इन ह्यूमन लाइफ। लेकिन ह्यूमन लाइफ में जो आफत या परेशानी आते हैं उसके प्रति बहुत ही सजग होते हैं। पोएट्स लाइक रॉबर्ट ब्रिजेस, A.E. हॉसमैन एंड जॉन मैन्सफील्ड कंटिन्यूड विद द रोमांटिक थीम्स। कुछ पोएट हैं जैसे कि आपके रॉबर्ट ब्रिजेस हैं, A.E. हॉसमैन है और जॉन मैन्सफील्ड हैं,
वो रोमांटिक जो थीम है उसको जारी रखते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्रेस द पेसिमिज्म ऑफ द एज, वो इस एज की पेसिमिज्म को भी एक्सप्रेस किए थे। वॉल्टर डी ला मेयर इन हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, पीकॉक पाई and other poems explores the wonder of the child's world and the fantasy of the supernatural world. वॉल्टर डे ला मेयर हैं जो कि अपनी सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, पीकॉक पाई और दूसरे पोएम्स है उसमें चाइल्ड्स की जो दुनिया है उसके जो आश्चर्य हैं, फैंटेसी है और जो सुपरनैचुरल वर्ल्ड है उनकी भी बारे में खोज करते हैं या बताते हैं। सुपरनैचुरल वर्ल्ड का मीनिंग है जो इस दुनिया में संभव नहीं हो सके, अगर वो भी संभव करके दिखाते हैं तो यह है सुपरनैचुरल वर्ल्ड। द पोएट्स हु हैड आयरिश ओरिजिन वर रूटेड इन द हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन ऑफ आयरलैंड। कहते हैं ऐसे पोएट जो कि मतलब आयरलैंड के रहने वाले थे, वर रूटेड इन द हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन ऑफ आयरलैंड। वो कहाँ पे किन चीज़ों को बताए थे, तो आयरलैंड की जो परंपरा है और हिस्ट्री है उनके बारे में बताए थे। Poets like W.B. Yeats means William Butler Yeats, J.M. Synge and Lord Dunsany looked to their own country for inspiration. ये जितने भी पोएट थे तीनों, W.B. Yeats, J.M. Synge और लॉर्ड डनसेम हैं, वो इंस्पिरेशन के लिए अपने ही देश को लिए थे या उनको ही देख करके अपना वर्क लिखे थे। W.B. Yeats, 1865 to 1939, in the poems such as Among School Children, Sailing to Byzantium, and Second Coming, reveals his concern for youth age and the possibility of regeneration. कहते हैं कि W.B. Yeats जिनका जन्म 1865 में हुआ था और डेथ 1939 में हुआ था, उनके पास कुछ ऐसे पोएम्स थे जैसे अमंग स्कूल चिल्ड्रन है, सेलिंग टू बैजेंटियम है और सेकंड कमिंग है। वह उनकी यूथ एज और आने वाली जो जनरेशन है उनकी जो संभवता है उसको स्पष्ट करती है।